नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल एजू पावर पर। दोस्तों आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है दोस्तों हिंदी ग्रामर। और ये दोस्तों इसमें भी केवल वो टॉपिक लिए हैं जो हम सबको आते हैं, किंतु एग्ज़ाम के टाइम शॉर्ट नोट नहीं होने के कारण, क्योंकि हिंदी हम सब बुक्स में से पढ़ते हैं, बहुत कम लोग होंगे जिनके हिंदी के नोट्स अलग से होंगे, इसलिए मैंने सारे वो टॉपिक जो हमें आते हैं केवल एग्ज़ाम के टाइम पर उसकी ज़रूरत पड़ती है एक बार उनके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, तो वो सारे टॉपिक इसमें लिए हैं। इसमें संधि नहीं लिए दोस्तों, बड़ा टॉपिक है और वो एग्ज़ाम के एकदम पहले आपको समझ में नहीं आएगा, किंतु जो आते हैं जिससे नंबर स्कोर किए जा सकते हैं और बिना मतलब हम नंबर गवा देंगे, वो सारे टॉपिक हमने इस एक वीडियो में कवर किए हैं। तो लगभग दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे सीटी के एग्ज़ाम हुए, अभी आने वाला हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है, उन सब में ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो साबित होगा। पूरा देखिएगा दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसमें देखेंगे दोस्तों सबसे पहले संज्ञा यानी कि नाउन, उसके बाद सर्वनाम, उसके बाद समास, उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण और वाक्य शुद्धि। इनमें से दोस्तों हर बार क्वेश्चन बनता है, ये वही टॉपिक लेकर आया हूँ कि हिंदी अगर जहाँ लगेगी तो वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, तो उनमें से ही मैं आपके लिए वही सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। इसके अलावा जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको मुहावरे, पर्यायवाची, अनेकार्थ शब्द, भिन्नार्थक शब्द सारे मिलेंगे। तो इसलिए पीडीएफ आपको 2-4 दिन बाद में मिलेगी, क्योंकि उन्हें टाइप करने में टाइम लगेगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे संज्ञा। तो संज्ञा दोस्तों सरल बात इंग्लिश में बताता हूँ, तो संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहा जाता है और हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा का अगर दोस्तों विच्छेद करेंगे तो होगा सम। सम एक उपसर्ग है दोस्तों, और ज्ञा यानी कि ज्ञान। तो सम का मतलब यानी कि सम्यक, सम्यक का मतलब पूर्ण। तो संज्ञा का मतलब होता है किसी भी वस्तु का पूर्ण ज्ञान, उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा दोस्तों 2 प्रकार की होती है, एक दृश्य जो दिखाई देती है जिसे इंग्लिश में टेंजिबल कहा जाता है, जिसका दूसरा शब्द वास्तविक और वर्तमान या यथार्थ, और दूसरे प्रकार की जो इनटेंजिबल, अदृश्य, अवास्तविक और अयथार्थ होती है। तो जो दृश्य होती है दोस्तों उनके 3 भेद, व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक और स्थानवाचक। और अदृश्य, अवास्तविक, भाववाचक और जातिवाचक होती है। तो अब दोस्तों आगे देखते हैं। अब जातिवाचक के दोस्तों 2 अलग से भेद हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक या समूहवाचक। इसमें दोस्तों केवल इम्पोर्टेंट इतने में पूरे में एक बात है कि केवल व्यक्ति के नाम का बोध कराने वाला या पर्टिकुलर कोई भी चीज, स्थान, वस्तु का बोध कराने वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मैं आयुष व्यास हूँ, तो आयुष व्यास में एक ही हूँ, किंतु व्यास बहुत सारे हैं, तो व्यास जातिवाचक होगा और आयुष व्यास ये व्यक्तिवाचक होगा दोस्तों। तो इस बात को आप याद रखना। अब देखते हैं दोस्तों संज्ञा के कुल भेद। तो व्यक्तिवाचक जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा जिसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, द्रव्यवाचक जिसे इंग्लिश में मटेरियल नाउन यानी कि मटेरियल और द्रव का भेद कराता है, जैसे सोना, चांदी, इस हिसाब से इसे मटेरियल नाउन इंग्लिश में कहा जाता है। और हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन इंग्लिश में और हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। और कॉमन नाउन जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ या हिंदी इंग्लिश के नाउन आपके क्लियर हो गए होंगे या संज्ञा क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं दोस्तों संज्ञा का अर्थ। तो संज्ञा का अर्थ है दोस्तों नाम यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव इत्यादि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, सोहन, जयपुर, कुर्सी, पेन, अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, बचपन, नदी, ये सब दोस्तों संज्ञा के भेद है। इसमें फिर संज्ञा अलग होगी, जैसे मोहन, सोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखते हैं दोस्तों संज्ञा के भेद और उनकी डिटेल में जानकारी लेते हैं। जैसे दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन जिसे कहा जाता है, किसी व्यक्ति
व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे रमेश, सुरेश, मोहित, सीमा, रीमा इत्यादि। या जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आयुष, व्यास, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। वस्तुवाचक में वस्तुओं का नाम आएगा, पंखा, टीवी, पेन, कुर्सी इत्यादि। नदी, पहाड़, जिला, तहसील, ई मित्र, विद्यालय। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा फर्क है। जैसे पंखा तो उषा फैन जैसे आएंगे, वीडियोकॉन के कूलर आएंगे, या पर्टिकुलर एक चीज़ आएगी, वो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर एक की बात होगी। या रेनॉल्ड्स के पेन की बात होगी, सेलो की कुर्सी की बात होगी, गंगा नदी की बात होगी, हिमालय अरावली पर्वत की बात होगी, जोधपुर जिला, जयपुर जिला, ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। शेरगढ़ तहसील व्यक्तिवाचक हो जाएगी, सम तहसील व्यक्तिवाचक हो जाएगी। राधिका ई मित्र पर्टिकुलर हो जाएगा, केवल ई मित्र वस्तुवाचक हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये संज्ञा में फर्क समझ में आया होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाएगा, और ऐसे एक वचन में किया जाएगा दोस्तों जिसका बहुवचन न बनाया जा सकते। आप अगर मेरे अकेले की बात कर रहे हैं, या मैं आप अकेले की बात कर रहा हूं, तो आपका बहुवचन नहीं बन सकता। इसके बाद है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, यानी कि कॉमन नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे सभी मनुष्य आएंगे, सभी मनुष्यों में सभी लगाना जरूरी नहीं, मनुष्य में सभी आ जाएंगे। स्त्री में सभी स्त्रियां आएंगी, पुरुष में सभी पुरुष आएंगे, लड़की में सभी लड़कियां आएंगी, गाय में सभी गाय आएंगी। इसके बाद इनकी जाति डिफाइन होगी। जैसे थार पारकर गाय है, जमुनापुरी बकरी है, पहाड़ी तोता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये फिर इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा में मटेरियल नाउन के अंतर्गत पंखा, टीवी, कूलर, स्थान, नदी, झील, पहाड़, शहर, देश, जिला सभी आएंगे। अब इसमें दोस्तों स्पेशल याद रखने वाली बात यह है कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन बनाया जा सके। उसमें नहीं बनाया जा सकता था दोस्तों व्यक्तिवाचक में, किंतु जातिवाचक में बनाया जा सके। इस पॉइंट को आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। हालांकि संज्ञा बहुत सरल टॉपिक है, इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको एक दो रीडिंग मारनी है, आपके कंप्लीट हो जाएगा। और आपको मैं तो कहता हूँ रीडिंग भी मत मारिए, आप केवल ये वीडियो देखिए और ये सुनिए, आपको याद हो जाएगी संज्ञा अच्छी तरीके से। अब है दोस्तों भाववाचक संज्ञा, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के भाव, अवस्था, दशा, गुण, आकार, स्वभाव इत्यादि का बोध कराते हैं। ये भाव बताएंगे। जैसे दोस्तों सुख, दुख, गरीबी, अमीरी, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, दया, प्रार्थना, प्रेम, प्यार, मिठास, सौंदर्य, ये सब दोस्तों भाव बताते हैं, इसलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब इसमें दोस्तों याद करने लायक चीज, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, बहुवचन में प्रयोग होते ही भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे दोस्तों अमीरी एक भाववाचक संज्ञा है, और अमीरों, सभी अमीरों को लेगा और ये जातिवाचक होगा। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल में आगे ले रखा है। अमीर एक एडजेक्टिव है, यानी एक विशेषण है। अमीरी एक भाववाचक संज्ञा है और अमीरों जातिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ भाववाचक संज्ञा आपके समझ में आई होगी। अब दोस्तों देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के भेद। तो दो भेद है दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही बताए थे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक या समुदायवाचक। द्रव्यवाचक को इंग्लिश में ज़्यादा सरल याद रहेगा आपको, मटेरियल नाउन, यानी जो मटेरियल या पदार्थ, ये जैसे वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें देखिए दोस्तों सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, प्लास्टिक, स्टील, तेल, दूध, घी, पेट्रोल आदि। तो आशा करता हूँ ये द्रव्यवाचक आपके क्लियर हुआ होगा। इसी के प्रकार समूहवाचक या समुदायवाचक वे संज्ञा शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, जैसे सभा, सेना, सम्मेलन, गिरोह, गोष्ठी, दल,
गण, कुंज, ये दोस्तों सभी को लेकर वहाँ पर एक सभा है। तो उस सभा का मतलब है बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा है, या सेना एक बटालियन में बहुत सारे लोग हैं, एक सम्मेलन एक जगह पर बहुत सारे लोग हैं। तो इस प्रकार समूहवाचक या समुदायवाचक या जिसे कलेक्टिव नाउन इंग्लिश में कह सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं दोस्तों संज्ञा की पहचान किस प्रकार से होगी। तो संज्ञा की पहचान दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है तो उस नाम में जातिवाचक संज्ञा होगी। ये दोस्तों किस प्रकार है, जैसे सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है, एग्जाम्पल आपके सामने है। सीमा इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु लक्ष्मी यानी कि घर की हर लड़की को हमारे धर्म में, हमारे भारत में लक्ष्मी माना जाता है, तो इसलिए लक्ष्मी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। प्रभु देवा भारत के माइकल जैक्सन है, तो माइकल जैक्सन दोस्तों यहाँ पर व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक में आएंगे, और प्रभु देवा यहाँ पर व्यक्तिवाचक है। भारत में अनेक जयचंद है, तो यहाँ पर दोस्तों जयचंद का मतलब गद्दार है, ये उपमा गद्दार की है, इसलिए भारत में अनेक जयचंद है। तो भारत यहाँ पर व्यक्तिवाचक और जयचंद यहाँ पर जातिवाचक है, यानी सभी गद्दार है, या जो जिन्हें धोखेबाज कहा जाए वो सभी धोखेबाजों को इसमें जाति के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जयचंद जातिवाचक संज्ञा है। राधा तो हमारे घर की गंगा है, तो यहाँ पर राधा दोस्तों व्यक्तिवाचक है और गंगा जातिवाचक संज्ञा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा को पहचानने का। तो जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे दोस्तों गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो दोस्तों यहाँ पर गांधी जी व्यक्तिवाचक होंगे। अगले में नेहरू जी व्यक्तिवाचक होंगे, किंतु ये बात पूरी जाति की करेंगे। इस पॉइंट को आप एक बार जरूर पढ़ना। जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पटेल ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा, तो यहाँ पर दोस्तों आसानी से आपको ये संज्ञा जातिवाचक संज्ञा भी क्लियर हुई होगी। अब देखते हैं दोस्तों भाववाचक संज्ञा का प्रयोग। तो भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होगा, बहुवचन में प्रयोग होते ही भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेगी। जैसे आजकल शहरों में चोरियां बहुत बढ़ गई है, तो चोरी एक भाव है, किंतु चोरियों में सभी चोरियां शामिल हो गई और ये जातिवाचक बन गया। इसी के अलावा शहर में गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं, तो दोस्तों गंदगियां यहाँ पर जातिवाचक है और गंदगी एक भाव है। अब तो नज़दीकियाँ भी दूरियां बन गई। एक और सेंटेंस लेते हैं, तो इसमें नज़दीकियाँ जातिवाचक है और दूरियां जातिवाचक है, किंतु नज़दीकी भाववाचक है और दूरी भी भाववाचक है। इसी प्रकार दोस्तों यदि किसी विशेषण में को बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाए तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे छोटों को अच्छी सलाह देनी चाहिए, तो यहाँ पर सभी छोटों को लिया गया है, जितने भी यंगर है उन सभी यंगर की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये जातिवाचक हो गया। और मेरा छोटा भाई तो वह व्यक्तिवाचक हो गया दोस्तों। इसी प्रकार बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ऑल एल्डर्स की बात हुई है, सभी बड़ों की बात हुई है, तो ये पर यहाँ पर भी दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसके अलावा बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक का निर्माण नहीं किया जा सकता है। बल्कि वह विशेषण होता है। जैसे भारत दोस्तों, भारत की बात करें तो ये व्यक्तिवाचक है, किंतु समस्त भारतीय एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। ठीक उसी प्रकार जोधपुर एक व्यक्तिवाचक है और जोधपुरी एक एडजेक्टिव है। जयपुर एक व्यक्तिवाचक है, जयपुरी एक विशेषण है। जापान ठीक उसी प्रकार है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ पर आपके समझ में आया होगा।
अब देखते हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा का निर्माण निम्नलिखित से किया जाता है। जैसे किस किस संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से, भाववाचक बच्चों से, बच्चा सभी बच्चों की बात होगी और उनका एक भाव है बचपना। शहर, पूरे शहर की बात होगी और उन सभी शहरवासियों को कहा जाएगा शहरी। पूरे एक पर्टिकुलर देश की बात होगी और उसके निवासियों को देशीय कहा जाएगा। लड़का से लड़कपन हो जाएगा, कुमार से कौमार्य, युवक से यौवन और गुरु से गुरुत्व। तो दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा ये सभी बच्चों की जाति, एक शहर, एक देश, लड़का, इन सब के भाव बताएंगे। तो इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनेगी। अब बात करते हैं सर्वनाम से, यानी कि प्रोनाउन से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनाई जाएगी, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाया जाएगा प्रोनाउन से। तो अपना, अपना से बनेगा अपनापन, निज से निजता और निजत्व, सर्व से सर्वस्व, आत्मा से आत्मीयता, मम से ममत्व। ठीक इसी प्रकार बात करें विशेषण से भाववाचक संज्ञा, यानी कि एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा। तो अमीरी एक एडजेक्टिव है, अमीर एक एडजेक्टिव है और अमीरी एक भाव है। अमीर और जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी दोस्तों। गरीब एक एडजेक्टिव है, गरीबी एक भाववाचक संज्ञा है और गरीबों जातिवाचक हो जाएगी। बूढ़ा एक विशेषण है, एक एडजेक्टिव है, बूढ़ापा एक भाव है, एक अवस्था है। जवान और जवानी ठीक इसी प्रकार है, जैसे बूढ़ा और बुढ़ापा है। मोटा एक विशेषण है, ये व्यक्ति मोटा है किंतु इस व्यक्ति का मोटापा ज़्यादा है, तो यह भाव बताएगा। और ये व्यक्ति मोटा है, ये दोस्तों विशेषता बताएगा। तो दोनों अलग अलग है। उचित से हो जाएगा औचित्य। इसी प्रकार वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा, यानी कि क्रिया से। तो पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई, हंसना से हंसी, चुनना से चुनाव, झगड़ना से झगड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों आशा करता हूँ आपके संज्ञा समझ में आई होगी। नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि संज्ञा आपको समझ में आई है या नहीं। तो यहाँ पर आपके दोस्तों संज्ञा का टॉपिक पूरा होता है। अब देखते हैं दोस्तों सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। अभी दोस्तों टॉपिक पूरा हुआ है आपके नाउन और अगला टॉपिक हम पूरा करेंगे प्रोनाउन। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। तो सर्व का मतलब है दोस्तों, सर्वनाम देखेंगे जिसमें सर्व का मतलब है सभी और नाम का मतलब है संज्ञा। सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को, और वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति न हो। यानी आयुष जोधपुर जा रहा है, आयुष जोधपुर से जयपुर जाएगा, इस प्रकार शब्दों की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। और जैसे आयुष जोधपुर जा रहा है और वह वहीं से जयपुर जाएगा, तो इसमें वह जो है वह दोस्तों सर्वनाम है। ये आशा करता हूँ आप सभी को आता होगा, केवल मैं आपको रिवाइज करने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ एक एक चीज़ पर। बहुत जल्दी जल्दी में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें देखिए जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, वंश जोधपुर रहता है और वह वहाँ पढ़ता है। यहाँ पर दोस्तों अगर ये सेंटेंस गलत होता है, ऐसे वंश जोधपुर रहता है, वंश वहाँ पढ़ता है, तो इसमें वंश शब्द की पुनरावृत्ति होती, किंतु इसमें वह सर्वनाम के रूप में लगा दिया, जिससे वंश जोधपुर रहता है वह वहाँ पढ़ता है। ठीक इसी प्रकार आगे देखेंगे दोस्तों सर्वनाम, यह वह वो सभी सर्वनाम है। इसमें सर्वनाम के 5 प्रकार है दोस्तों, 6 भेद है सॉरी। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अनिश्चितवाचक सर्वनाम इंडेफिनाइट प्रोनाउन, संबंधवाचक रिलेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव और निजवाचक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये दोस्तों आपको मैं इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन आते हैं तो यहाँ पर आपको सरलता होगी, और अगर नहीं आते तो यहाँ से और सरलता मिलेगी आगे जाकर। आप केवल इंग्लिश में इसे नोट करते चलना।
अब एक पॉइंट और है दोस्तों, मूल रूप से सर्वनाम की संख्या 11 होती है, किंतु हम 6 ही पढ़ते हैं, वो आगे देखेंगे। अब दोस्तों देखते हैं सर्वनाम कौन कौन से हैं। अब देखते हैं दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में उत्तम पुरुष में आएगा मैं और हम, मध्यम पुरुष में आएगा तुम और आप, अन्य पुरुष में आएगा यह और वह। ठीक इसी प्रकार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आएगा यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा यह वह वे ये। इसी प्रकार इनडेफिनाइट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक में आएगा कोई। संबंधवाचक यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा दोस्तों जो और सो। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में यानी कि प्रश्नवाचक प्रोनाउन में आएगा क्या और कौन। निजवाचक यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा स्वयं, यानी मैं मेरे स्वयं की बात कर रहा हूँ। ठीक इस प्रकार। तो अब देखते हैं दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाले वक्ता यानी कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मैं अपने घर रहता हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम भी पढ़ो। तो इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, वह अपना कार्य कर रहा है। ये किसी तीसरे के लिए, कोई पहला व्यक्ति किसी दूसरे को कह रहा है तो इसमें वह तीसरा व्यक्ति है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि वह कोई थर्ड पर्सन अपना काम कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़िए। तो ये वाक्य इस प्रकार है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसकी डिटेल यानी कि इसके 3 जो उत्तम पुरुषवाचक वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष में बोलूँगा, सर्वनाम उत्तम पुरुष उपयोग लूँगा, मैं, मुझे, मेरा, मुझको। अगर हम 2 या 3 टीचर 3 लड़के पढ़ा रहे होंगे तो बोलेंगे हम, हमें, हमारा, हमको। मैं आज अपनी कविता सुनाऊँगा तो यहाँ पर दोस्तों मैं उत्तम पुरुष का उपयोग ले रहा हूँ। मुझे कल अजमेर जाना है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके क्लियर हुआ होगा उत्तम पुरुष। ठीक उसी प्रकार मध्यम पुरुष में बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाले श्रोता, जैसे मैं हूँ, आपके लिए जो शब्द प्रयोग लूँगा, तू, तुम्हारा, तुम, तेरा, तुझको, आप, ये सब दोस्तों आपके लिए जो शब्द काम में लिए जाएंगे वह मध्यम पुरुषवाचक होगा। तू यहाँ क्या कर रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ, यहाँ कैसे, आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो। तो ये दोस्तों सभी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। इसके बाद अन्य पुरुषवाचक वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया था पहले, वह अपना कार्य कर रहा है, तो ये उसी का उदाहरण है। इसमें यह, वे, ये, वह, आप, ये दोस्तों सभी शब्द किसी थर्ड पर्सन के लिए अपने बीच के कन्वर्सेशन में उपयोग लिए जाएंगे। ये मेरा भाई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो खड़ा है यह मेरा भाई है। वह तुम्हारी बिल्ली है, मैं बता रहा हूँ आपको कि वह जो बिल्ली है वह उत्पात कर रही है, वह तुम्हारी है। ये मेरे पुराने मित्र है, तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो थर्ड पर्सन है ये मेरे पुराने मित्र है। और वह जो गाय बंधी हुई है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि वह गाय तुम्हारी है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आपको समझ में आया होगा, और आप अपने भी सेंटेंस बनाइए थोड़े थोड़े, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। इसके बाद है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट करेंगे आप कोई चीज़ को, या निश्चित या सर्टेन कहा जाए जिसे, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह, वह, वे, ये। अब पर्टिकुलर चीज़ पे आएंगे, जैसे मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा मोबाइल है, ये इसमें मेरा मोबाइल के लिए आया है, तो निश्चित के लिए आया है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा।
वह तुम्हारी कुर्सी है जिस पर तुम बैठकर पढ़ रहे हो, तो ये वह निश्चयवाचक है। ये हमारी अलमारी है, ये तुम्हारी घड़ियां हैं। तो दोस्तों संज्ञा और सर्वनाम में मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, केवल आपके रिवाइज हो जाए इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। इसके बाद है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में दोस्तों इसे इंग्लिश में कहेंगे इनडेफिनाइट प्रोनाउन। ये सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, अननोन, कुछ या किसी। लगभग आप इसमें पकड़िए अननोन के लिए आएगा, जिसका अननोन जिसे हम जानते नहीं हैं, चाहे चीज़ हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सारे शब्द अनिश्चयवाचक या इनडेफिनाइट प्रोनाउन में आएंगे। इसमें बाहर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है आप और मैं नहीं जानते, अंदर कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है आपको, और सब चीज़ें अननोन में आएंगी। चाय में कुछ गिरा है, मच्छर गिरा है, पत्थर गिरा है, चूना गिरा है, कुछ पता नहीं, किंतु चाय में कुछ गिरा है, किसी ने उसे मारा। अब किसने मारा ये आपको और हमें पता नहीं, यह किसी का पेन है, ये किसका पेन है ये हमें पता नहीं। तो इस प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम में एक कीवर्ड याद रखना, अननोन चीज़ों के लिए जो सर्वनाम उपयोग में लिए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक। अब ये जोड़ेंगे एक से दूसरी चीज़ को दोस्तों, ये रिलेट करेंगे एक से दूसरे वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम उपवाक्यों के बीच संबंध का बोध कराते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जो, सो, जितना, उतना। अब दोस्तों इसके थोड़े एग्जाम्पल से ही समझ में आएगी चीज़ें। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो पढ़ेगा वो पास होगा। संबंधवाचक सर्वनाम से संबंध कराने वाला सर्वनाम सहसंबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इसमें दोस्तों ये जो वैसी है, उसकी है, वैसी है, वो है, ये सहसंबंधवाचक में आएंगे। अब दोस्तों ये लास्ट प्रोनाउन बचता है। इसके बाद एक और है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक प्रोनाउन सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न के करने या होने का बोध कराते हैं। जैसे व्हाट, वर, वाई, हुम इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार ये यहाँ पर क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कौन, किसका, किसकी, WH वर्ड सारे इसमें आएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। और इंग्लिश में इंटरोगेटिव प्रोनाउन में WH वर्ड्स आएंगे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वह क्यों नहीं गया, उसे क्यों बुलाया था, और आप अपने सेंटेंस इसमें बनाते ही जाएं जो प्रश्न कर रहे हो। इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, जैसे स्वयं, स्वतः, खुद, आप, अपने आप इत्यादि। मैं अपना कार्य अपने आप कर लूँगा, वह खुद ही चला गया, मैंने स्वयं को जान लिया, यह समस्या मैं आप हल करूंगा। तो इसमें दोस्तों जो वर्ड खुद के लिए ही रिपीट होंगे एक सेंटेंस में, उन्हें कहा जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम। अब दोस्तों देखिए इनका प्रयोग, आपका प्रयोग कौन कौन से सर्वनाम में किया जाता है। तो आपका प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आदर हेतु किया जाता है, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। आप अहिंसा के पुजारी थे, तो ये दोस्तों कोई थर्ड पार्टी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, गांधी जी इसमें थर्ड पार्टी है, मैं फर्स्ट पार्टी हूँ, आप सेकंड पार्टी हो, तो यहाँ पर आपका नाम आदर हेतु ही लिया गया है, किंतु अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में लिया गया है। इसके अलावा निजवाचक सर्वनाम के रूप में मैं अपने कपड़े आप ही धोता हूँ, ये मैंने आपको भी बताया, वह अपने आप आ जाएगा। इसी प्रकार वह शब्द चार सर्वनामों में प्रयोग किया जाता है, अन्य पुरुषवाचक में, निश्चयवाचक सर्वनाम में, सहसंबंधवाचक में,
सार्वजनिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण के रूप में, यानी कि प्रोनाउनमेटिक एडजेक्टिव के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सर्वनाम भी खत्म हुए। अब अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय, यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्स। अब देखते हैं दोस्तों, उपसर्ग यानी जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स कहा जाता है। तो दोस्तों उपसर्ग थोड़ा टिपिकल वर्ड है, तत्सम वर्ड है। संस्कृतनिष्ठ हिंदी में थोड़ी दिक्कत होगी, अगर एकदम थोड़ा हिंदी में कंफर्ट नहीं है तो हमारा, इसलिए प्रीफिक्स याद रखें। उपसर्ग का मतलब प्रीफिक्स में क्लियर हो जाएगा। प्रीफिक्स यानी कि पहले आकर फिक्स होगा, जो पहले आएगा वो उपसर्ग होगा। इतने में उपसर्ग की पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अब केवल हम डिटेल देखेंगे जो केवल थ्योरी के रूप में देखी जाएगी। उपसर्ग केवल इतना ही है कि ये प्रीफिक्स होगा, इसमें समझने के लिए केवल इतना ही है। अब देखते हैं इसकी परिभाषाएं और इसके अर्थ और कौन कौन से उपसर्ग है। तो दोस्तों शब्दांश या अन्य जो किसी शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसका पूरा मतलब बदलते हैं दोस्तों। और इसमें एक पॉइंट और याद रखना, इसमें संधि के नियम लगेंगे। ये एक पूरे वर्ड के आगे ही आएंगे, ऐसे ही कोई वर्ड के आगे नहीं आएंगे। जैसे हम किसी भी चीज़ की संधि कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी भी चीज़ का उपसर्ग नहीं बनेगा। तो इसको याद रखिएगा। या एक की वर्ड है इस पूरे चैप्टर का, ये आगे लगेंगे और पूरे शब्द के आगे लगेंगे। अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकली आपको फंसाता है बोर्ड, इसलिए ये आपको बता रहा हूँ कि पूरा जो शब्द होगा उसके आगे जो उपसर्ग हैं वही लगेंगे। अब आगे देखेंगे, उपसर्ग का अगर विच्छेद करते हैं तो उप प्लस सर्ग। इसमें उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि कराना। समीप लाके सृष्टि कराना, यानी कि अर्थ बदल देना। इसमें दोस्तों एग्जाम्पल देखिए, प्र उपसर्ग है जो हार के आगे लगा है और बन गया प्रहार। हार का मतलब पूरा बदल गया, किंतु हार हिंदी में एक पूरा शब्द है और मतलब निकला प्रहार। कार, यह उप लग के उपकार मतलब बदला आहार। यहाँ पर दोस्तों हार का मतलब प्रहार में भी बदला और हार का मतलब आहार में भी बदला, और दोनों के मतलब नए निकले। प्रहार का मतलब हमला करना और आहार का मतलब भोजन। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको उपसर्ग क्लियर होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं उपसर्गों के प्रकार की। तो हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों को उपयोग लिया जाता है। एक संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें तत्सम कहा जाता है। तत्सम का मतलब होता है तत् यानी कि उसके, सम यानी कि समान। किसके समान? तो माँ के समान। माँ कौन? संस्कृत। तो संस्कृत के जो भी शब्द होंगे उन्हें तत्सम कहा जाएगा, और तत्सम और जो उससे बने हैं उन्हें तद्भव कहा जाएगा। उससे जो बने हैं उन्हें तद्भव कहा जाएगा। यानी तद्भव का मतलब उससे होना और तत्सम का मतलब उसके समान। उसके, इसके संस्कृत के लिए आया है तो संस्कृत के समान और संस्कृत से होना, तो जो संस्कृत से होंगे किंतु हिंदी के होंगे वह तद्भव हिंदी के उपसर्ग, और संस्कृत के हैं जो पूर्ण रूप से संस्कृत के रूप में उपयोग लिए जा रहे हैं वह तत्सम। इसके अलावा उर्दू के उपसर्ग और बहुत कम अंग्रेजी के उपसर्ग, किंतु सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों आज भी तो संस्कृत के उपसर्ग, और उससे कुछ आगे आए तो हिंदी के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं और उनके अर्थ देखते हैं। इसमें दोस्तों पहला उपसर्ग है अति, जिसका अर्थ है अधिक। इसके शब्द सामने दिए गए हैं, अतिशय, अतिवृष्टि, अति शीघ्र, अतिक्रमण, अतियंत, अति आचार। अति प्लस आचार यानी कि पूरे शब्द के आगे जुड़े। अति प्लस अंत यानी कि पूरा शब्द था। अति प्लस सय, अति प्लस वृष्टि। तो दोस्तों पूरे शब्द के साथ ही अति जुड़ेगा तभी उपसर्ग बनेगा। इसके बाद दूसरा है अधि, यानी कि प्रधान और श्रेष्ठ। अधिनियम, नियमों में श्रेष्ठ। अधिनायक, नायकों में श्रेष्ठ। अधियक्ष, अध्ययन, अधिकृत, अधिकरण। आगे चलते हैं। अनु पीछे,
अनुज छोटा भाई, पीछे चलने वाला। अनुकरणीय पहल, इस पहल के पीछे चला जाएगा तो अनुकरण। अनुभव, अब ये अनुभव हुआ है, इस मार्ग पे चलेंगे तो पीछे चला जाएगा। अनुचर, पीछे चलने वाला। अप यानी कि बुरा, अपयश, बुरा यश दिया गया। अप शब्द, बुरे शब्द बोले गए। अपकार, अपकीर्ति में की बुराई या कीर्ति में कमी। अपव्यय, बुरा खर्चा, फिजूल खर्च। अपशगुन, खराब शकुन हुए हैं। अभी यानी कि पास। अभिवादन, अभिमान, अभिनव, अभिनय, अभिभाषण और अभियोग। अव का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों हीनता, यानी कि हीन गुण, अवगुण, अवनति, हीनति, अवगति, हीन गति या बुरी गति। अवशेष, अवज्ञा, अवरोहण। इसके बाद बात करते हैं आ उपसर्गी, तो तक से या से। आघात, आरक्षण, आमरण। आमरण दोस्तों यहाँ पर मरण तक है और आ जन्म यहाँ पर जन्म से है, तो ये दोस्तों पॉइंट यहाँ पर आपको तक और से में क्लियर होंगे। आमरण यानी कि मरण तक, आ जन्म यानी कि जन्म से, और आजीवन पूरे जीवन या जीवन तक। इसके बाद उत यानी कि श्रेष्ठ, यानी कि उत्कर्ष, उत्कृष्ट, उन्नत, उत्कंठा। उत्पीड़न, पीड़ाओं में जो श्रेष्ठ पीड़ा होती है उसे उत्पीड़न कहा जाता है, इसलिए उत्पीड़न शब्द का नेगेटिव उपयोग लिया जाता है। उत्पत्ति। इसी के बाद उप, जिसका मतलब होता है, ये मिस टाइप हुआ है, इसका मतलब होता है सहायक, यानी कि उपभोग, उपवन, उपनाम, उपहार, उपयोग और उपमंत्री। इसके बाद दुर, यानी कि दूर का मतलब होता है कठिन और गलत। दुर्दशा, कठिन दशा, गलत दशा। दुराग्रह, गलत आग्रह किया गया है। दुर्गुण, गलत गुण है आपके। दुराचार, आचरण गलत किया गया। दुरवस्था, कठिन अवस्था है। दुरुपयोग, गलत उपयोग। इसका बाद है दोस्तों दुस, तो इसका भी मतलब होता है बुरा और कठिन। दुशासन, बुरा शासन। दुष्कर, बुरा कर्म, दुष्कर्म। दुस्साध्य, कठिन है साधना जिसे। दुस्साहस, बुरा साहस। इसके बाद नि उपसर्ग, जिसका मतलब होता है बिना। निडर, निगम, निवास, निषेध, निबंध, निषिद्ध, तो ये दोस्तों समझाने लायक है नहीं। निर, बिना। निराकार, निरादर, निरोग, निरस, निरी, निरक्षर। इसके बाद बात करें निस, यानी कि बिना और बाहर। निश्चय, निष्कासन, बाहर निकालना। निष्फल, निष्पाप, निष्कर्म और निष्काम। इसके आगे है प्र, जो आगे मैंने आपको बता ही दिया था। प्रहार, इसका मतलब होता है आगे। प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रसार, प्रहार, प्रयत्न। अगला है दोस्तों परा, यानी कि विपरीत, यानी कि नेगेटिव वर्ड में लें इसे। पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, पराविद्या, परावर्तन। अब है दोस्तों परि, यानी कि चारों ओर। परिवार, परिक्रमा, परिपूर्ण, परिश्रम, परीक्षा, पर्याप्त। ठीक इसी प्रकार प्रति देखें, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिरूप और प्रतिध्वनि। इसके बाद है विशेष, विजय, विहार, विख्यात, व्याधि, व्यसन, व्यवहार। सु यानी कि अच्छा, जैसे सुगंध, सुयश, सुमन, सुलभ, सुबोध, सुशील। सम यानी कि समान या अच्छी तरह। संतोष, संगठन, संलग्न, संकल्प, संशय, सुरक्षा। इसके बाद है अगला है अन का मतलब होता है नहीं, बुरा। अनंत, अनुपयोगी, अनुपयुक्त, अनागत, अनिष्ट, अनुपम। ये दोस्तों अन हिंदी में जाके औ होगा। अब देखते हैं दोस्तों हिंदी के उपसर्ग, यानी कि तद्भव। तो ये दोस्तों यहाँ पर तद्भव थोड़ा गलत टाइप हो गया है। तद्भव हमेशा हलंत लगेगा द के नीचे। तद्भव
ऐसे होगा, और सही मायनों में कंप्यूटर में तो टाइप नहीं होता, लिखा ऐसे जाएगा तद्भव। तो इसे भी एक बार आप याद रखना। अब देखते हैं हिंदी के उपसर्ग यानी जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी के उपसर्ग दोस्तों विशेषकर संस्कृत के अपभ्रंश है। यह तद्भव शब्दों के पूर्व आते हैं, यानी कि संस्कृत से ही जो हिंदी में शब्द आए हैं या जिनका अपभ्रंश हुआ है उनके आगे ये लगेंगे। तो यह भी एक कीवर्ड नोट रखना। इसमें देखते हैं अन, यानी इसका अर्थ होता है नहीं, जैसे अनजान नहीं जानने वाला, अनचाहा नहीं चाहने वाला, अनकहा नहीं कहने वाला, अनबन नहीं बनने वाला, अनहोनी और अनपढ़ नहीं पढ़ा हुआ। इसके अलावा अध, जिसका अर्थ होता है आधा, यानी अध जला, आधा जला हुआ, अध पका, आधा पका हुआ, अध मरा, अध लिखा, अध नंगा, अध गला। इसके बाद उन, ये केवल गिनती में यानी कि गणना वाले शब्दों में जिस उपयोग आएगा और जिसका मतलब होगा एकम, यानी 29, 29, 19, 39, 59, 69, 79, ये उनमें काम आएगा। इसके बाद औ, यह संस्कृत में से ही आएगा दोस्तों। संस्कृत के जो शब्द है उसका ही अपभ्रंश हुआ है अब, और ये औ, अगुण, औगड, औसर, औगट, औतार। इसके बाद देखते हैं अगला, तो कु यानी कि बुरा, कुपुत्र, कुरूप खराब रूप वाला, बुरे रूप वाला, कुख्यात खराब ख्याति वाला, कुचक्र खराब चक्र, कुरीति गलत रीति, बुरी रीति। चौ यानी चार, चौराहा चार रास्तों वाला, चौमासा 4 महीने, चौपाया 4 पैरों वाला, चौरंगा 4 रंगों वाला, चौकन्ना चारों तरफ से एक्टिव जो है, चौमुखा 4 मुखों वाला। इसके बाद पच यानी कि 5, पचरंगा 5 रंगों वाला, पचमेल 5 मेल, पचकूटा 5 सब्जियां हैं एक, वैसे राजस्थान में तो सभी को पता ही होगा पचकूटा, पचमढ़ी। इसके बाद है पर, जिसका मतलब है दूसरा, परहित, परदेश दूसरे देश, परजीवी दूसरों पर जीवन जीने वाला, परलोक दूसरा लोक, परोपकार दूसरे पर उपकार। इसके बाद बिन बहुत सरल है, जिसका अर्थ है बिना, बिन खाया बिना खाया हुआ, बिन ब्याया कुंवारा, बिन बोया, बिन मांगा, बिन बुलाया। इसके बाद है भर यानी कि पूरा, पेट भर या भर पेट, भरपूर, भरकम भारी भरकम, भरसक जोर लगाकर प्रयास किया हुआ, पूरे प्रयास, भरमार बहुतायत, भरपाई, नुकसान की पूर्ति को भरपाई कहा जाता है। इसके बाद है स यानी कि सहित, सफल, सबल, सगुण, सजीव, सावधान, सकर्मक। इसके बाद है चिर यानी सदैव, चिर यौवन, यौवन सदैव के लिए, चिरपति परिचित यानी कि बहुत अच्छा जान पहचान वाला, चिरकाल चिरायु और चिर स्थायी। इसके बाद है न यानी कि नहीं, नकुल, नास्तिक, नग, नपुंसक, नगण्य और नेति। अगला देखें बहु यानी कि ज़्यादा, बहुतायत जैसे बहुत ज़्यादा, ठीक उसी प्रकार बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत बहुत ज़्यादा मत, बहुभुज, बहुविवाह 2 विवाह, एक से ज़्यादा विवाह, बहुसंख्यक। इसके बाद अगला है आप यानी कि स्वयं, आप काज, आप बीती, आप कही, आप सुनी। इसके बाद है सम, सम यानी कि समान। संस्कृत में सम का मतलब, इस उपसर्ग का मतलब श्रेष्ठता, पूर्णता, समकोण, समकक्ष, समतल, समदर्शी, समकालीन और समग्र। इसके बाद है बुरा यानी दु, बुरा या हीन, दुत्कार, दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल। ये दोस्तों जितने भी उपसर्ग हैं इनमें लगभग सभी परीक्षाओं के हैं, वही शब्द मैंने लिए हैं कई परीक्षाओं के।
तो ये दोस्तों एक बार रट्टा मार लेना, उपसर्ग से आपके कोई गलती नहीं होगी। इसके बाद है उर्दू के उपसर्ग। ये दोस्तों वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं, एक दो में कोई आएगा, लावारिस पूछा गया है। जैसे उर्दू के ला यानी इसका अर्थ है बिना, इससे शब्द बने हैं लावारिस जिसका कोई वारिस नहीं हो, लाचार, लाजवाब, लापरवाह और लापता जिसका कोई पता न हो। बद यानी बुरा, बदसूरत बुरी सूरत, बदनाम खराब नाम, बददिमाग खराब दिमाग, बदबू गंदी बदबू, बदकिस्मत खराब किस्मत। इसके बाद बे बिना, बेकाम बिना काम का, बेअसर बिना असर, बेरहम बिना रहम का, बेईमान बिना ईमान का। कम यानी थोड़ा, कम जोर जिसमें जोर कम हो, कम वक्त कम दिमाग, कम अक्ल कम उम्र। गैर के बिना, गैर कानूनी कानून के बिना, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर सरकारी। इसके बाद ना यानी अभाव, नाराज, नालायक, नामुमकिन, नादान, नापसंद। इसके बाद खुश यानी श्रेष्ठता, खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू, खुश दिल। इसके बाद हम यानी बराबर, हम उम्र, हम दर्दी, हम राज, हम पैसा। एन यानी ठीक, एन वक्त पर, एन जगह, एन मौके पर। इसके बाद सर मुख्य, सरपंच, सरकार, सरदार, सरताज। इसके बाद बेस यानी अत्यधिक, बेस कीमती, बहुत कीमती, बेशुमार, बेसऊर, बा सहित, बाकायदा, बा इज्जत, बा अदब, बा मौका। इसके बाद अल निश्चित, अलबत्ता, अलविदा, अलसुबा, अलगरज। इसके बाद देखें दोस्तों अंग्रेजी के उपसर्ग, तो सब यानी कि अधीन, सब रजिस्ट्रार, सब जज। हाफ यानी आधा, हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ शर्ट। को यानी सहित, कोऑपरेटिव, कॉपरेशन। हेड यानी मुख्य, हेड मास्टर। वाइस, वाइस यानी सहायक, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल। तो यहाँ दोस्तों उपसर्ग खत्म होते हैं। अब देखेंगे दोस्तों प्रत्यय। तो जैसे उपसर्ग में केवल एक ट्रिक थी, ये प्रीफिक्स है, उसी ट्रिक को पकड़कर आपको प्रत्यय लगाना है। और प्रत्यय दोस्तों और सरल होता है क्योंकि प्रत्यय का अर्थ नहीं होता, उपसर्गों का अर्थ होता है। प्रत्यय का खुद का कोई अर्थ नहीं होता, वो शब्दों के साथ जाकर लगेंगे और इंग्लिश में प्रत्यय को सफिक्स कहा जाएगा। तो प्रत्यय का अगर विच्छेद करते हैं दोस्तों, तो प्रति का मतलब है साथ में पर बाद में, और अय का मतलब है चलने वाला, यानी कि साथ में पर बाद में चलने वाला। ये शब्द के पीछे लगेंगे प्रत्यय। और प्रत्यय दोस्तों बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा मेहनत करने वाला टॉपिक नहीं है, किंतु प्रश्न गारंटेड इनमें से बनेंगे। उपसर्ग में से, प्रत्यय में से, सर्वनाम से भी सीईटी में पूछे गए हैं। तो सर्वनाम से और विशेषण से और समास मैंने करवा रखा है, इसमें भी देखेंगे, कवर कर लेंगे। तो आप समास भी देखिए, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। प्रत्यय शब्द का अर्थ है पीछे चलने वाला, जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहा जाता है। दोस्तों उपसर्गों का अपना अर्थ था, किंतु प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है, इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये दोस्तों टेक्निकली आपको याद नहीं रखना। वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहा जाता है, और कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत, कृत प्लस अंत शब्द कहलाते हैं। जैसे लेख प्लस अक, लेखक, अक एक प्रत्यय है और लेखक शब्द कृदंत है। अब दोस्तों ये पॉइंट, धातु क्या है मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को नहीं आता, तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ बताया, कई कोचिंगों में नहीं बताया गया। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती है उन्हें धातु कहते हैं। जैसे पढ़ और पढ़ना एक क्रिया है, जाना एक क्रिया है, खाना, लिखना, इस प्रकार के जो शब्द हैं उन्हें धातु कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कृत प्रत्यय। तो कौन कौन से प्रत्यय कृत प्रत्यय है? अक एक कृत प्रत्यय है और इससे बने शब्द जैसे लेख एक धातु है, पाठ एक धातु है, क्र और गे। तो लेख लेखक, पाठ पाठक, क्र कारक, गाय गायक, अन पाल पालन, सह सहन, ने नयन, चर चरण। अना
इसमें घट के साथ जुड़ेगा ना तो घटना, तुल के साथ जुड़ेगा तो तुलना, वंद के साथ जुड़ेगा तो वंदना और बिंदु के साथ जुड़ेगा तो वेदना। इसके अलावा अन्य तो मान के साथ मानन्य हो जाएगा, रम के साथ रमणीय, दर्श के साथ दर्शनीय, पुज के साथ पूजनीय, श्रूष के साथ श्रवणीय। आगे देखते हैं आ तो सुख के साथ सुखा, भूल के साथ भूला, जाग के साथ जागा, भिक्षु के साथ भिक्षा। आई तो लड़ के साथ जुड़ेगा तो लड़ाई, सील के साथ जुड़ेगा तो सिलाई, पढ़ के साथ जुड़ेगा तो पढ़ाई और चढ़ के साथ जुड़ेगा तो चढ़ाई। एक इसी प्रकार आन के साथ उड़ान, मिल के साथ मिलान, दौड़ के साथ दौड़ान। इसी प्रकार ई हरि, गिर गिरी, दशरथ दशरथी। ये मात्रा ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ छोटी है तो आगे की और छोटी मात्रा। इया छल जड़ बड़ घट, छलिया जड़िया बढ़िया घटिया, इत पठित व्यथित फलित पुष्पित। तो यहाँ पर दोस्तों अक प्रत्यय आपके पूरे होते हैं, कृत प्रत्यय। अब देखते हैं तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ते हैं तदित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि क्रियाओं को छोड़कर जिन शब्दों के साथ जुड़ेंगे वह तदित प्रत्यय, और इन तदित प्रत्ययों से बने शब्दों को तदितांत कहा जाएगा। तो प्रत्यय तो दोस्तों बहुत छोटा टॉपिक है, जैसे आई पछताना पछताई, जगना जगाई, आइन पंडिताइन ठाकुराइन, आनी सेठानी नौकरानी मथानी, पंडित पंडिताई, ठाकुर ठकुराई, लड़ाई चतुराई। ये दोस्तों सब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण है। आयत बहुतायत, पंचायत, अपनायत, आर्या आरा, लोहार सुनार, दुधारा गंवार, आहट चिकना घबरा, चिल्ला कड़वा, चिकनाहट घबराहट, चिल्लाहट कड़वाहट, इल कुटिल, तंद्रिल, जटिल, पंकिल, स्वप्निल, धूमिल। इसी प्रकार इष्ट देखेंगे तो कनिष्ठ, कन से जुड़ के कनिष्ठ, वर से जुड़कर वरिष्ठ, गुरु से जुड़कर गरिष्ठ और बल से जुड़कर बलिष्ठ। इसी प्रकार ई तो सुंदर से जुड़ेगा सुंदरी। ये देखिए दोस्तों बड़ी ई की मात्रा है तो मात्रा पीछे की ओर लगी है इसमें। बोल बोली, पक्ष पक्षी, खेत खेती, ढोलक ढोलकी, तेल तेली, देहात देहाती। तो यहाँ पर दोस्तों प्रत्यय आपके खत्म होते हैं। अगला टॉपिक हम लेंगे विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। दोस्तों विशेषण देखते हैं तो विशेषण का बहुत शॉर्ट नोट मैं आपको बताता हूँ। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं बहुत बुरा शिक्षक हूँ, तो बुरा ये मेरी विशेषता है, ये विशेषण है। मैं संज्ञा हूँ। एग्जाम्पल और देखते हैं। वह मोर सुंदर है, तो सुंदर मोर की विशेषता है। और ये आम मीठा है, आम की मीठा आम की विशेषता है। ये दोस्तों यहाँ पर गलत टाइप हुआ है, आम और सुंदर विशेषण नहीं है, मीठा और सुंदर विशेषण है। इसके बाद देखते हैं विशेषण के प्रकार या भेद। तो गुणवाचक विशेषण जो गुण बताते हैं, परिणामवाचक परिमाणवाचक विशेषण जो परिमाण बताते हैं, नाप तोल निश्चय और अनिश्चय। इसके बाद संख्यावाचक के 5 भेद है जो दोस्तों केवल आपको संख्यावाचक याद रखना है। अनिश्चित और निश्चित, ज़्यादा से ज़्यादा, गणनावाचक, क्रमवाचक और आवृत्तिवाचक। इसके बाद संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक विशेषण, और एक और माना जाता है विभाववाचक विशेषण। अब देखते हैं दोस्तों गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताने वाले विशेषण को गुणवाचक कहा जाता है। अच्छा, मीठा, काला, पीला, पतला, सुंदर, बुरा। मैं बुरा टीचर हूँ तो ये गुणवाचन है, मेरा बुरा गुण है। समीर साहसी बालक है तो यहाँ पर साहस समीर का गुण है। श्वेता समझदार लड़की है तो समझदारी श्वेता का गुण है। नचिकेता चतुर बालक था तो चतुरता गुण है। अगला देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ये 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाण यानी कि लीटर, मीटर, किलोग्राम, टन, तोला। यानी इनके साथ कुछ लगेगा जो निश्चिंत होगा। मुझे 5 मीटर कपड़ा दीजिए
ग्वाला 10 लीटर दूध लाया है, उसने कल 1 सेर लड्डू बांटे, मैं 1 किलो मिठाई लाऊंगा। तो ये दोस्तों निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक कम, थोड़ा, ज़्यादा, बहुत अधिक, मुझे थोड़ा दूध देना। उसने कई मीटर कपड़ा दान दे दिया, कितने दिए ये निश्चित नहीं है। घर में बहुत अनाज है। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा बताएगा। कहीं अनिश्चित में कहीं कुछ कम, कुछ घर कच्चे हैं, तो यहाँ घर संज्ञा है। और कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आंधी में कई पेड़ उखड़ गए, मेरे पास बहुत टॉफियाँ हैं। इसके बाद है निश्चित संख्यावाचक, ये 3 है। गणनावाचक में आएंगे 1, 2, 3 जिनकी गिनती की जा सकती है। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, जो क्रम का बोध कराए। मैं पहला आया, तुम 5वें आए, मैं लास्ट आया, तो ये क्रमवाचक विशेषण होंगे। इकहरा, दुहरा, तिहरा, दुगुना। इसके अलावा समूहवाचक दोनों, एक में एक से ज़्यादा का बोध कराए कि तुम दोनों वहाँ जा रहे हो, हम 5 वहाँ से आए। तो ये दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे 4 मित्र हैं, तो यह निश्चित संख्यावाचक है। व्यापार में मुझे 4 लाभ हुआ, तो ये दोस्तों क्रमवाचक है। मेरा घर 10वीं मंजिल पर है, तो ये क्रमवाचक हुआ। उसने सरलता से 7 समुंदर पार किए, तो यह समूहवाचक हुआ। अनिश्चित और संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या है दोस्तों? संख्यावाचक विशेषण उन वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं जो गणनीय हो, यानी जिनकी गिनती की जा सकती है। 10 लोग, 5 पेड़, 2 कुर्सियाँ, 100 बच्चे। परिमाणवाचक विशेषण उन वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है जो अगणनीय हो, यानी जिनकी 1, 2, 3 में गिनती ना हो सके। दूध, दाल, गेहूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद है संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करने वाला। सर्वनाम से ये इसमें इतना ही अंतर है, ये संकेत करता है और सर्वनाम पूर्ण रूप से प्रयुक्त होता है। देखते हैं इसमें कैसे दोस्तों। तो संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनने के कारण संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। वे लोग क्या कर रहे हैं, यह घर मेरा नहीं है, ऐसे वैसे छात्रों से मैं बात नहीं करता। अब दोस्तों इसका अंतर समझते हैं तो वहाँ आपको क्लियर होगा, इसलिए मैंने एग्जाम्पल आपको पूरे नहीं समझा। सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द के लिए या संज्ञा के स्थान पर आता है, जबकि सर्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्द से पहले आकर संज्ञा की ओर इशारा करता है। अब ये एग्जाम्पल दोस्तों, ये कार मेरी है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण जो कार की ओर संकेत कर रहा है और कार इसमें संज्ञा है। मयंक मुझसे नाराज है, वह मुझसे नहीं बोलेगा, तो वह सर्वनाम है दोस्तों। सॉरी, क्योंकि वह मयंक के लिए आया है, ना कि मयंक की ओर इशारा करता है। वह खेलता है, सर्वनाम है। वह बालक खेलता है, तो यह सर्वनामिक विशेषण वह आएगा यहाँ पर, क्योंकि यह बालक की ओर संकेत कर रहा है। कोई यहाँ रहता है, यह सर्वनाम है। कोई छात्र यहाँ रहता है, तो कोई छात्र की ओर इशारा कर रहा है, तो यह सर्वनामिक विशेषण है। वे सोते हैं, सर्वनाम है। वे युवक सोते हैं, तो यह सर्वनामिक विशेषण है। कि यह विशेषता बता रहा है कि वह सो रहे हैं। तो आशा करता हूँ यह आपके समझ में आया होगा। इसके बाद है दोस्तों व्यक्तिवाचक विशेषण। बहुत सरल और बिल्कुल दिमाग नहीं लगाने वाला। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को जब प्रत्यय आदि जोड़कर विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे जयपुर में अगर इसे बहुवचन बनाएंगे, जो मैंने आपको संज्ञा में बताया, ये जयपुरी हो जाएगा और ये विशेषण बन जाएगा। पगड़ी, जापानी, भारतीय। इसके अलावा है दोस्तों प्रविशेषण। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, विशेषण की विशेषता बताएंगे ये। जैसे राम बड़ा परिश्रमी है, तो राम परिश्रमी है, ये परिश्रम विशेषण है। और राम बड़ा परिश्रमी है, तो बड़ा परिश्रम की विशेषता बताता है, तो बड़ा प्रविशेषण हुआ। इसके बाद विशेषण की अवस्थाएं होंगी। मूल अवस्था सुंदर, उत्तरा अवस्था सुंदरतर, उससे सुंदर यानी तुलनात्मक अवस्था,
उत्तमावस्था सुंदरतम सबसे सुंदर। तो यहाँ पर दोस्तों अब देखते हैं वाक्य शुद्धि। तो वाक्य शुद्धि तो दोस्तों वैसे तो कोई बड़ी बात है नहीं, हम कर लेंगे, किंतु मैंने आपको केवल नॉलेज के लिए यहाँ पर सभी लिया है कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती है। तो उन अशुद्धियों को हमें पकड़ना है। जैसे 50 टन कोयले, तो कोयले एक संज्ञा है, तो एक साथ आ रहा है 50 टन, तो यहाँ कोयले नहीं कोयला आएगा, 50 टन कोयला, तो ये संज्ञा संबंधी अशुद्धि। सभी राज्य एकत्रित हुए, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आप सभी की भी बात कर रहे हैं, और राज्य एकत्रित हुए तो सभी हटेगा, तो यहाँ संज्ञा संबंधी अशुद्धि है और सभी राजा एकत्रित हुए। उसने 5 पेड़ा खाए, ये गलत होगा, उसने 5 पेड़े खाए, क्योंकि 5 इंडिविजुअल की बात करेगा और पेड़े बहुवचन की बात करेगा। उसे 2 रोटी दे दो, ये गलत होगा, उसे 2 रोटियां दे दो। प्रत्येक व्यक्तियों को इसमें भाग लेना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को इसमें भाग लेना चाहिए। आशा करता हूं दोस्तों यह संज्ञा संबंधी अशुद्धि समझ में आए होगी। अब बात करते हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धि की। तो वह इधर उधर की बात करते हैं, वह नहीं वे आएंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा की बात हो रही है, वे इधर उधर की बात कर रहे हैं। उसने 80 रन बनाए जिसमें 4 छक्के शामिल थे, तो जिनमें आएगा दोस्तों यहाँ सर्वनाम गलत है। उसने 80 रन बनाए जिनमें 4 छक्के शामिल है। इसने अपना पेपर कर लिया, ये गलत होगा, इन्होंने अपना पेपर कर लिया। यदि मेरे से गलती हो गई हो तो मेरे को माफ़ कर दो, या नहीं मुझे माफ़ कर दो आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति 2 बार हो गई है, मेरे मेरे, इसलिए मुझे आएगा। छात्र क्रोध से उत्तेजित थे और उसका विरोध कर रहे थे, गलत होगा। यहाँ पर एक सर्वनाम गायब है, छात्र क्रोध से उत्तेजित थे और वे उसका विरोध कर रहे थे। जो बच्चा देरी से आएगा दंडित किया जाएगा, ये गलत है, जो बच्चा देरी से आएगा उसे दंडित किया जाएगा। आपकी मर्जी हो जो करो, हमको क्या नहीं, हमें क्या आएगा दोस्तों। ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां खत्म हुई। अब क्रिया संबंधी अशुद्धि। उसने शीशा तोड़ा और भाग गया, तो ये गलत होगा, वह शीशा तोड़कर भाग गया। उसे गधा कहकर पुकारना ठीक नहीं, उसे गधा कहना ठीक नहीं। आज वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है, तो ये गलत है दोस्तों, सही होगा, आज वर्षा होने की संभावना है। उसे फालतू भाषण बोलने की आदत है, या तो इसमें से भाषण हटना चाहिए या बोलना हटना चाहिए, तो उसे फालतू भाषण देने की आदत है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। ये दोस्तों टेक्निकली आप कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं कि ये सही है, सही है। लिंग संबंधी अशुद्धि, तो अशुद्ध वाक्य है, इसमें अच्छी पनीर अब मिलता कहाँ है, तो ये दोस्तों मिलता कहाँ है, तो यहाँ पर अच्छा आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर मिलती कहाँ है करना चाहिए था, इसलिए ये शुद्ध होगा, अच्छा पनीर अब मिलता कहाँ। देश का ख्याति नौजवानों के हाथ में है, तो ख्याति दोस्तों लिंग स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त की जाती है, इसलिए देश की ख्याति नौजवानों के हाथों में है। अब वचन संबंधी मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। घटना स्थल पर ही उसके प्राण निकल गए, घटना स्थल पर ही उसके प्राण निकल गए। वह 3 लड़कियां रहती हैं, वहाँ 3 लड़की रहती है, ये गलत होगा, वहाँ 3 लड़कियां रहती है। पिछड़ा वर्ग के लोग आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़े हैं, ये गलत होगा, और होगा पिछड़े वर्ग के लोग आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़े हैं। इसके बाद 2 और है, आवश्यक पद के लोप के कारण उत्पन्न शुद्धि, यानी जैसे अस्त्र और शस्त्र एक प्रकार लगता है किंतु अलग अलग काम आते हैं। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, तो ये अशुद्ध होगा, किंतु बंदूक एक उपयोगी शस्त्र। अस्त्र हाथ से फेंका जाता है और शस्त्र हाथ से चलाया जाता है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, एक आदर सूचक शब्द है, इसलिए इसमें प्रदान लगाना आवश्यक है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। कृष्णा पूनिया को भारत सरकार ने पद्मश्री दिया, ये ऐसा नहीं है, सम्मान है, इसलिए इसे सम्मान सूचक में बोलना चाहिए। कृष्णा पूनिया को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। साहित्य मेले में शेक्सपियर की धूम रही, तो साहित्य मेले में शेक्सपियर की नहीं, शेक्सपियर के नाटकों की धूम रहेगी दोस्तों यहाँ। इसके बाद अनावश्यक पद के प्रयोग से अनावश्यक पद की पुनरुक्ति के कारण उत्पन्न अशुद्धियाँ, तो मोहन के हाथों से पत्र भिजवा देना, ये गलत होगा, मोहन के हाथों पत्र भिजवा देना।
जयपुर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, तो यहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है और अब अनावश्यक लग रहा है ऐसे भी इसलिए जयपुर में अनेक दर्शनीय स्थल है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा उतार चढ़ाव देखा, उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा। इसके बाद है कारक संबंधी अशुद्धि, तो इसमें मुझको स्कूल जाना है नहीं होकर मुझे स्कूल जाना है। सबसे हमारा प्रणाम कहना, सबको हमारा प्रणाम कहना आदर सूचक है दोस्तों, इसलिए सबको लगेगा वह भूख से तड़प रहा है, वह भूख से तो दोस्तों यहाँ पर अब आपके 2-3 और विशेषण के, ये विशेषण वाले दोस्तों थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वह वापस लौट आया, वह लौट आया, इसमें वापस की आवश्यकता नहीं थी। आज सोमवार का दिन है, ज़रूरत नहीं है, आज सोमवार है। वह प्रातःकाल के समय आ गया तो वह प्रातःकाल आ गया। उसकी बहुत काफ़ी पिटाई हुई तो उसकी पिटाई हो गई, उसकी बहुत पिटाई हो गई या उसकी काफ़ी पिटाई हो गई। सारे देश भर में भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया हुआ है, तो यहाँ पर सारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश भर में पूरा देश आएगा, देश भर में भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया हुआ। अब गलत विशेषण का प्रयोग, राजू बड़ा बुद्धिमान है, तो ये गलत होगा, राजू बहुत बुद्धिमान है। बेटिकट यात्रा करना मैंने भयंकर भूल की, बेटिकट यात्रा कर मैंने बड़ी भूल की। बुद्धि व धन में घोर संबंध है, नहीं, बुद्धि व धन में घनिष्ठ संबंध है। वह अपने भावी जीवन के प्रति चिंतित है, वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके एडजेक्टिव भी खत्म होते हैं। अगला टॉपिक देखेंगे समास। दोस्तों आप देखेंगे समास, ये वैसे तो मैंने करवा रखा है, लिंक आई बटन में मिल जाएगा, किंतु मैं सोचता हूँ इसी एक वीडियो में आपके कंप्लीट करवा दूँ। तो समास को संस्कृत भाषा में दोस्तों कहा जाता है संक्षिप्त, यानी छोटा करना, और समास का विलोम है दोस्तों व्याप्त। समास की परिभाषा की बात करें तो दोस्तों 2 या 2 से अधिक शब्दों पदों के मेल को समास कहा जाता है। जैसे अमृत की धारा, अमृत धारा। अब दोस्तों बात करते हैं समास के भेद की, तो समास के पद की प्रधानता पर 4 भेद है, जिसमें प्रथम पूर्व पद प्रधान है जिसे अव्ययी भाव कहा जाता है। द्वितीय उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुष। इसके बाद द्वंद्व समास, और चौथा है अन्य पद प्रधान यानी बहुब्री, जो मतलब अलग कर देगा। और ऐसे हम आजकल हिंदी में माना जाता है 6 समास के पद: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्री समास और कर्मधारय। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कर्मधारय, जो RSM SSB का फेवरेट समास है प्रश्न पूछने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है, किंतु दोस्तों इसे इतना ही हमें याद रखना है, इसका प्रथम पद प्रधान होता है। वे शब्द जिन पर काल, वचन, पुरुष, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता, ये शब्द जहाँ प्रयुक्त किए जाएंगे वहीं उसी रूप में रहेंगे। जैसे यथा, प्रति, आ, हर, बे, भर, बा, नि। समास, इस समास का पहला पद अव्यय होता है, दूसरा संज्ञा या कुछ भी हो सकता है। प्रथम पद के साथ मिलकर समस्त पद ही अव्यय बन जाते हैं। तो इसमें केवल दोस्तों इतना याद रखना है, अव्ययी भाव का प्रथम पद प्रधान होता है। जैसे बे इज्जती, तो बे से इसका मतलब निकलेगा कि इज्जत के रहित, बा यानी इज्जत सहित, ला वारिस यानी वारिस रहित, नी रस रस रहित, नी रव रव रहित, प्रत्यारोप आरोप पर आरोप, प्रत्याशा आशा के बदले आशा, मरणोपरांत। तो दोस्तों यहाँ पर अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होगा, इतना ही याद रखना है, और इनका मतलब भी नहीं बदलेगा। अजान बाहु, घुटने से बाहु तक, यथार्थ अर्थ के अनुसार, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा के अनुसार, सशक्त शक्ति के अनुसार, अतीन्द्रिय इंद्रियों के परे, और भरसक शक्ति भर। अब देखते हैं दोस्तों द्वंद्व समास। ये थोड़ा दोस्तों टेक्निकली इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं और अथवा या एवं लगते हैं। जैसे भाई और बहन, गंगा और यमुना, पाप और पुण्य, आचार और विचार, माँ और बाप, खरा
या खोटा, आगा या पीछा, कर्तव्य 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 अथवा कर्तव्य, धर्मा धर्म धर्म अथवा अधर्म। ये दोस्तों 4 इसमें इम्पोर्टेंट है। पापा पाप, पाप व अपाप, लाभा लाभ, लाभ या अलाभ। ये दोस्तों द्वंद्व समास में आएंगे, तो इसे भी आप याद रखना। द्वंद्व समास में दोनों पदों का संज्ञा सर्वनाम अथवा क्रिया होना आवश्यक है। इसके बाद है अगला द्विगु समास। इस समास में दोस्तों पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान होता है। ये बहुत सरल हो गया। यहाँ पर पहला शब्द संख्यावाची विशेषण होगा, यानी कि एडजेक्टिव होगा। इकट्ठा एक आएगा, इसमें संख्या आएगी। चौ यानी 4 आएगा। ती यानी 3, पंच यानी 5। तो ये दोस्तों आपके होगा द्विगु समास। इकट्ठा एक जगह स्थित, चौकोर 4 कोर का, तिरंगा 3 रंगों वाला, पंचरात्र 5 रात्रियों का समाहार, तिराहा 3 राहों का मार्ग, त्रिपाठी 3 पाठों वेदों को जानने वाला, दोबारा। इस प्रकार ये दोस्तों द्विगु समास आपके समझ में आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट 2, एक बहुब्रीहि और दूसरा कर्मधारय। तो बहुब्रीहि में दोस्तों अन्य पद प्रधान होगा। ये बहुत सरल है। ये केवल भगवान के नाम जो अर्थ दूसरा देंगे वही आएंगे बहुब्रीहि में। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर बहुत शॉर्ट में याद रखना है तो ये अन्य, यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, 2 पद मिलकर तीसरा अर्थ पैदा करे, बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान न हो और समस्त पद किसी अन्य के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास में शब्द अपने अर्थ को इंगित न कर किसी और के लिए प्रयुक्त होते हैं। तीसरे का मतलब निकालेंगे दोस्तों। जैसे देखिए नाकपति, वह जो नाक का पति है इंद्र। विषधर, विष को धारण करने वाला सांप। नंद नंदन, नंद का जो नंदन है कृष्ण। पतझड़, झड़ते हैं पत्ते जिस ऋतु में। दीर्घ बाहु, दीर्घ है बाहु जिसके अर्थात विष्णु। मकर ध्वज, वह जिसके मकर का ध्वज है कामदेव। अंशु माली, अंशु है माला जिसकी अर्थात सूर्य। पद्मनाभ, वह जिसकी नाभि में पद्म है अर्थात विष्णु। दिगंबर, दिशा है जिसका वस्त्र है अर्थात शिव। ये दोस्तों आपके आशा करता हूँ बहुब्रीहि भी समझ में आया होगा। अगला देखते हैं कर्मधारय। तो ये दोस्तों थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है और इसके 2 भेद होते हैं दोस्तों, विशेषतावाचक और उपमानवाचक। इस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है और विशेष्य जिसकी विशेषता बताता है वह विशात है, यानी प्रविशेषण जो मैंने आपको विशेषण में आगे समझाया। कर्मधारय की पहचान, कौन सा शब्द विशेषता बताता है। पूर्व पद अप्रधान, उत्तर पद प्रधान। बाद का जो शब्द है वह प्रधान होगा। कर्मधारय को 2 भागों में विभक्त किया जाता है जो मैंने आपको बताया। विशेषतावाचक, इसमें प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताएगा। उपमानवाचक, इसमें एक पद उपमान एक पद उपमेय होगा। अब दोस्तों देखते हैं विशेषतावाचक कर्मधारय। महा आत्मा, मान है जो आत्मा, तो प्रथम पद दूसरे की विशेषता बता रहा है। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। रक्त लोचन, रक्त है जो लोचन। दयालु है जो प्रभु, प्रभु दयाल। परमाणु, परम है जो अणु। सद्धर्म, साथ है जो धर्म। महाजन, महान है जो जन। नीली है जो गाय, मान है जो ऋषि। तो ये दोस्तों विशेषतावाचक कर्मधारय होगा। और उपमानवाचक में देखें मुखारविंद, अरविंद रूपी मुख। इसमें दोस्तों एक पद उपमान एक उपमेय होगा। चंद्रवदन, चंद्रमा के समान मुख। कमलाक्ष, कमल के समान अक्ष। नरसिंह, सिंह रूपी नर। देहलता, देह रूपी लता। तो ये दोस्तों आपके कर्मधारय समास खत्म हुआ। वैसे मैंने ये डिटेल में करवा रखा है, इसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। इसके बाद अंतिम समास बचता है और आज का हमारा लास्ट टॉपिक भी बचता है तत्पुरुष समास।
तो तत्पुरुष में दोस्तों पूर्व पद सहायक और उत्तर पद प्रधान होगा। यह पॉइंट जरूर याद रखें। इसके 6 भेद है। जैसे कर्ता आएगा तो कारक चिन्ह न आएगा, कर्म आएगा तो कारक चिन्ह को आएगा। बचपन में लगभग सबने याद किया है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध के का की नाने, अधिकरण में पे पर ऊपर। तो ये दोस्तों जो है ये आपको याद रखना है, वैसे आपको याद होंगे ही। तो ये 6 भेद वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे ही इसके समास बनेंगे। तो गिरह को काटने वाला, तो यह कर्म तत्पुरुष है। स्वर्ग को वास, यह भी दोस्तों कर्म तत्पुरुष है। मन से चाहा, तो यह करण तत्पुरुष है। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो दोस्तों ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। अब दोस्तों देखते हैं देश से निकाला, तो से के कारण माध्यम से करण तत्पुरुष है। ये अपादान तत्पुरुष है दोस्तों, से अलग हुआ है क्योंकि देश से अलग हुआ। मार्ग में व्यय सॉरी, तो अधिकरण तत्पुरुष। अब दोस्तों एक एक करके देखते हैं। क्रम तत्पुरुष में को आएगा, अधिकार प्राप्त, अधिकार को प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त, शरण को आगत, मनोहर। ये दोस्तों आपको ये सारणी तत्पुरुष समास के लिए याद करनी मैंडेटरी है। कमर को तोड़ने वाला, मनो को हरने वाला। अगला देखते हैं दोस्तों करण तत्पुरुष से के द्वारा, अकाल से पीड़ित, रोग से पीड़ित, गुण से युक्त, महिमा से मंडित, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत, रेल के द्वारा यात्रा। तो ये दोस्तों क्रम तत्पुरुष करण तत्पुरुष हुआ। अगला देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष में आएगा के लिए, गाय के लिए साला, यज्ञ के लिए साला, घोड़ों के लिए साला, रेल के लिए बाड़ा, माल के लिए गोदाम, रण के लिए भूमि, विधान के लिए सभा। अगला दोस्तों देखते हैं अपादान तत्पुरुष, तो इसमें से अलग का भाव आएगा, हटा दिया जाएगा, तो अपादान पुरुष होगा। ऋण से मुक्त, ऋण खत्म हो गया है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से अलग हो गया है। गुण से हीन, गुण से अलग हो गया है। पद से हटा दिया गया है, धर्म से विमुक्त। विवाह से इतर, शादी के अलावा। आशा से अतीत। अब अगला है संबंध तत्पुरुष समास का के की। संबंध बैठाएगा प्रथम पद का दूसरे पद से, दूसरे का प्रथम से। विश्वास का पात्र, भू का कंप, सूर्य का उदय, अमृत की धारा, मत का दाता, कन्या का दान, राष्ट्र की भाषा, प्रेम का सागर। इसके बाद बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास, तो मैं और पर, पर्वत पर आरोहण, आत्मा पर विश्वास, सुख में मग्न, कवि शिरोमणि, कवियों में शिरोमणि, कवियों में पुंगव, हर फन में जो मौला, आप पर बीती। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपके समास खत्म हुए। ये मेरे को पता है, मैंने समाज बहुत शॉर्ट में करवाए हैं क्योंकि मैंने पहले करवा रखे हैं। आशा करता हूँ आपको ये बहुत फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला टॉपिक आप बताइए कौन सा लाएं, पूरा वीडियो लाएंगे जो भी लाएंगे। और दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए राजस्थान जीके भी शुरू करेंगे और ईओआरओ के लिए पॉलिटी की प्लेलिस्ट जो रुकी हुई है वह भी पुनः शुरू करेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और पीडीएफ आपको 2 से 3 दिन में मिलेगी। अगर आप चाहें तो इसे रोक कर नोट करवा लें, मैंने बहुत धीरे पढ़ाया है। आप 2x में करें, स्पीड आराम से सुनाई देगा और आप आराम से नोट डाउन भी कर सकते हैं, तो कंप्लीट नोट्स बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।